गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जेएससी टेक्निकल में मैं ए के वर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी आज हम लोग क्या करेंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई का जो 2018 वाली वैकेंसी थी, जो हाल में ही 16 अप्रैल को कंडक्ट कराई गई थी। आज हम इनके पेपर का, जो कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए का पेपर सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो इसमें जो जो क्वेश्चन आए थे तो उसके बेस पे तो हम लोग इसको सॉल्व कराएंगे। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अब का पैटर्न, जो पहले की तुलना में अब का जो पेपर का पैटर्न हो गया है, वो किस हद तक ऊपर आ गया है और हमको कैसी तैयारी करके चलनी है ताकि हमारा सिलेक्शन गवर्नमेंट में जेई में हो जाए। ठीक है, तो जितने भी पेपर हुए थे यूपी ट्रिपल एस सी के, जो हमारे टेक्निकल के थे, ठीक है, तो ये टेक्निकल के जो हमारे थे, इसमें पहले तो हमारे बुक से आ जाते थे। ठीक, कि बुक से हमारे पेपर आ गए सब, और हम लोग क्या किए कि जो रटाया हुआ है उसको क्या किए हम लोग कि पेपर में आया, हम लोग आंसर करके आ गए। ठीक, लेकिन अब का पैटर्न क्या है कि हमको समझ के पेपर देना है। ठीक है, कि अब रटाए पे कॉपी एकदम क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक, वो लास्ट टाइम हमारा पीसीएल भी इसी तरह किया था, उत्पादन भी किया था, अब यूपी ट्रिपल एस सी भी कर रहा है कि हम लोग जो अनुभव के आधार पर जो पेपर देंगे वही पेपर अब हम लोग को आगे देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, पीछे दिख रहा है ना। ठीक, तो पहले क्वेश्चन में क्या दिख रहा है कि मैच द फॉलोइंग लॉसेज विद देयर ट्राइब। ठीक, हमको इसमें क्या करना है कि लॉसेस को बताना है और उसको क्या करना है कि सही पे मिलान करना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या क्या दिया है कि कॉपर लॉस दिया है, ठीक, आयरन लॉस, मैकेनिकल लॉस। तो कॉपर लॉस हमारा कौन सा होता है, आई स्क्वायर आर लॉस होता है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, फील्ड वाइंडिंग लॉस। ठीक है, आयरन लॉस कौन सा हो जाएगा, जहां पे हम लोग का ईडी करंट या फिर हिस्टेसिस होता है, तो ये भी हो जाएगा। मैकेनिकल लॉस हमारा फ्रिक्शन वाला लॉस हो जाएगा। तो देखेंगे कि पहला का बी किसमें है, ये, तो चौथा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर द आयरन लॉस इन अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ठीक, हमको क्या करना है कि आयरन लॉस सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस को आइडेंटिफाई करना है। किससे, ये हमारे पास 4 मीटर दिया हुआ है। ठीक, लो पावर फैक्टर वाट मीटर, हाई पावर फैक्टर वाट मीटर, लो रेजिस्टेंस अमीटर, फिर उसके बाद डायनमोमीटर टाइप वाट मीटर। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा कि हमारा लो पावर फैक्टर वाट मीटर। ठीक है, जब भी हम नो लोड पर किसी भी ट्रांसफार्मर की लॉसेस को देखेंगे तो किससे देखेंगे, लो पावर फैक्टर। ठीक है, फिर इसके बाद अगले पे चलते हैं। अगला क्या है, इसमें क्या करना है कि डिटरमाइन द सप्लाई वोल्टेज एट 30 हर्ट्ज। ठीक, 30 हर्ट्ज टू कीप द मैग्नेटाइजेशन करेंट द सेम एज दैट ऑफ 50 हर्ट्ज, सप्लाई ऑफ 200। ठीक, हमको अब क्या करना है कि 30 हर्ट्ज पे वोल्टेज बताना है। ठीक है, जैसे हमारा 50 हर्ट्ज पे 200 वोल्टेज है। ठीक, तो एक हमारे पास होता है B/F रेशियो ना। ठीक, तो यहां से हम लोग लगा सकते हैं कि V कितना दिया है, 200 किसके लिए है, 50 के लिए। अब हमको ज्ञात करना है, और किसके लिए ज्ञात करना है, 30। तो X बराबर कितना आ जाएगा, ठीक है, कितना हो गया, 120। तो कितना हो जाएगा,
120 वोल्ट हो गया। ठीक है, ये समझ में आया। ठीक, अब अगले पे आते हैं हम लोग। ठीक, तो अब यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर क्या कह रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ कम्यूटेटर इन अ डीसी जनरेटर, दिख रहा है ना पीछे से। ठीक, तो व्हाट इज द यूज ऑफ कम्यूटेटर इन डीसी जनरेटर, तो डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या रोल है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोला है कि डीसी जनरेटर, यहाँ क्या दिखा दिया है हमको कि कम्यूटेटर इन डीसी जनरेटर। तो हम जानते हैं कि जनरेटर में हम लोग सप्लाई क्या करते हैं, बाहर लेते हैं ना। जनरेटर में क्या करते हैं हम लोग, सप्लाई को बाहर लेते हैं। ठीक, तो पहला तो क्या है, टू कनेक्ट एक्सटर्नल सर्किट टू द आर्मेचर, ये सही है। ठीक है, कि ये क्या करता है कम्यूटेटर, कि कनेक्ट करता है एक्सटर्नल सर्किट को आर्मेचर से। ठीक, ये हमारा जो वाइंडिंग होती है यहाँ पे, यही तो हमारा कम्यूटेटर में जाके सटता है। ठीक, और ये इसी से हमको कार्बन ब्रश लगाने के बाद हम लोग बाहर ले सकते हैं। ठीक, टू कन्वर्ट डीसी इनटू एसी। ठीक, यहाँ क्या बोल रहा है कि कम्यूटेटर डीसी जनरेटर की बात हुई है। अगर डीसी मशीन अगर दे देता तब तो हम लोग कम्यूटेटर में डीसी इंटू एसी लिख सकते थे, क्योंकि डीसी मोटर में क्या करता है, डीसी लेता है अंदर एसी बना के भेज देता है ना। लेकिन यहाँ बात हो रही है किसकी, डीसी जनरेटर की, तो ये तो नहीं होगा। फिर डीसी जनरेटर में डीसी से एसी नहीं बनेगा। फिर इसके बाद क्या है, टू कन्वर्ट एसी इंटू डीसी, सही बात है। हमारा जो आर्मेचर में जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो वो कौन से नेचर की होती है, एसी की, और हमको आउटपुट कौन सा चाहिए, डीसी। ठीक, तो ये क्या हो गया, डीसी हो गया, तो ये तो सही है। ठीक, तो रिड्यूस आयरन लॉस, तो इसका तो नहीं है, इसका तो वर्क है नहीं, तो कौन कौन सा हो जाएगा, पहला और तीसरा। ठीक है, हमको अपनी बुद्धि विवेक से पेपर को सॉल्व करना है। अब पेपर का लेवल यही रहेगा। ठीक, कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बेस पे पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये तो पूरा गायब हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे ये क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द टोटल इम्पिडेंस। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमको टोटल इम्पिडेंस को पता करना है। ठीक, यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस दे दिया है, एक्सल दिया है और एक्सी दे दिया है। हम लोग जेड निकाल लेंगे ना। जेड क्या हो जाता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे आर स्क्वायर क्या आएगा हमारा, 5 दिया है, 25 प्लस एक्सल माइनस एक्सी, एक्सल माइनस एक्सी क्या हो जाएगा, 13, 12 हो जाएगा। अब 12 का कितना हो जाएगा, 144, 169 कितना हो जाएगा, 13 ओम। ठीक है, ठीक हो गया। अब अगले पे आते हैं हम लोग। ये दिख रहा है जो थ्योरम है, ये फिगर दिख रही है, इसको तो ऐसे ही करते करते टाइम बीत जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको छठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है
कि एक थ्योरम दिया हुआ है जहाँ पे अलग अलग क्या है, अलग अलग रेजिस्टेंस है, ठीक, और उसके वोल्टेज सोर्स हैं। इसको हम लोग किस में कर दिए हैं, इक्विवेलेंट इम्पिडेंस में, ठीक, अलग अलग इम्पिडेंस है हर ब्रांच की और अलग अलग उसके वोल्टेज सोर्स है, और इसको हम लोग किस में से कन्वर्ट कर दिए हैं, एक सिंगल इम्पिडेंस और सिंगल वोल्टेज सोर्स में। ये थ्योरम कौन सा होता है, ये मिलमेंस थ्योरम ये कहता है कि अलग अलग वोल्टेज सोर्स और उसके साथ जो लगे हुए इम्पिडेंस है, ठीक, उनका इक्विवेलेंट कैसा हो जाएगा, सिंगल इम्पिडेंस, ठीक, और एक सिंगल वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स, ठीक, समझ में आया। अब इसके बाद क्या है, सातवां क्वेश्चन। तो सातवां क्वेश्चन क्या है कि हमको अपने समझ से लगाना है, ठीक। यहाँ पे क्या बोला है कि हमारे पास जो लैचिंग करंट है, हमको लैचिंग करंट को बताना है, ठीक, लैचिंग करंट को बताना है, जबकि होल्डिंग करंट कितना दिया है, 21 मिली एम्पियर, ठीक। तो IL हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, और IH हमको दिया है 21 मिली एम्पियर, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ना कि IH से हमेशा बड़ा होगा कौन सा, IL, ठीक। IL हमेशा क्या होता है, लैचिंग करंट हमेशा होल्डिंग करंट से बड़ी होती है। तो यहाँ पे कितनी, पहले तो यहाँ पे हमको ये भी पता है कि 2 गुनी से 1.5 to 2 होती है, ठीक, लेकिन यहाँ पे कोई भी 2 गुना नहीं दिया है, तो हम लोग को ऐसा चूज करना होगा आंसर जो कि 21 से बड़ा हो, और 21 से बड़े पे हमको कौन सा दिख रहा है, सिर्फ एक सिंगल दिख रहा है, 24 वाला, ठीक है। तो हम लोग को पेपर को ऐसे भी सॉल्व करना है। आप साथ जितने भी पेपर होंगे, सारे पेपर इसी तरह अनुभव के आधार पे पेपर दिए जाएंगे, ठीक है, कि हम लोग कितना पेपर सॉल्व कितनी एक्यूरेसी से कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि द स्टॉक वॉल्यूम is given by 65 centimeter square and the clearance volume is 75 centimeter square. Calculate the value of the compression ratio, ठीक। तो कंप्रेशन रेशियो यहाँ पे दे दिया है। तो हम लोग पावर प्लांट में पढ़ते होंगे कि जो हमारा कंप्रेशन रेशियो हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि जो हमको दिया है 65 प्लस 75/75, ठीक है, ये क्या हो जाएगा कि स्टॉक वॉल्यूम प्लस जो हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम था अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमको मिल जाएगा इसका आंसर 1.86, ठीक है। इसका क्या मिल जाएगा हमको 1.86, ठीक। तो ये देखो, ये हमारा जो पेपर आया था वो पावर प्लांट के भी अंदर से, पावर प्लांट के भी बहुत ही अंदर से यहाँ पूछ दिया। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये पेपर हमको कहीं से भी हमको पूछ सकता है, ठीक है। नहीं ये है ना। अब नोवा पे आते हैं। नोवा क्या बोल रहा है, विच आर द फॉलोइंग एसिड हैज रिप्लेस, किसको रिप्लेस कर रहा है, फ्लोरोबोरिक एसिड इन मेटल फिनिशिंग इंडस्ट्री फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक। तो ये क्या है हमारा, इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, मेथाइल सल्फाइड एसिड, ठीक, मेथेन सल्फाइड एसिड। ये हमारा कौन सा होता है, ये हमारा इंडस्ट्रियल के लिए यूज होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि मैक्सिमम डिमांड हमको दिया हुआ है, ठीक है, मैक्सिमम डिमांड दिया है, ठीक है, कनेक्टेड लोड दे दिया है,
फाइंड द डिमांड फैक्टर। तो डिमांड फैक्टर क्या होता है, हमेशा 1 से कम आएगा, ठीक है। डिमांड फैक्टर हमेशा क्या होगा, लेस देन 1। आपको ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, ये तो बिना देखे लगा सकते हैं कि 0.05 हमारा डिमांड फैक्टर आ जाएगा। क्या होता है, डीएमसी ना, मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड, ठीक। मैक्सिमम डिमांड कितना दिया है, 4, कनेक्टेड लोड 8, कितना हो जाएगा 0.5, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग ऑप्शन से ही पता भी कर सकते हैं कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद 11वें पे आते हैं। 11वां क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूटिलाइज्ड इन अटेंडिंग अ वेरिएबल स्पीड इन डीसी मोटर, ठीक। हम लोग कैसे, हम लोग कौन सा यूटिलाइज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डीसी मोटर की स्पीड को वेरी करा सकते हैं, ठीक। तो फ्लक्स कंट्रोल मेथड ये तो होता है, ठीक है। फिर आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, ठीक, ये भी है, ये भी है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है कि बोथ फ्लक्स कंट्रोल एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया, ठीक। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, अब ये देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से आया था, तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन तो मुझको भी नहीं पता कि क्या कैसे होगा, ठीक। लेकिन इसका आयोग ने आंसर क्या दिया है, इसका आंसर क्या दिया है कि इंटीग्रेटिंग टाइप, क्योंकि इंटीग्रेटिंग तो हमको दिख ही रहा था कि ये कैसा है, इंटीग्रेटिंग टाइप है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, कैपेसिटर लगा हुआ है ना, कैपेसिटर लगा हुआ है पैरेलल में, तो इंटीग्रेटिंग टाइप तो हो गया, ठीक। लेकिन सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप ऑफ डीवीएम, ठीक। तो इसका तो ये तो ऐसे ही है कि कुछ क्वेश्चन क्या होंगे कि ये ऐसे क्वेश्चन होंगे कि वो लगेंगे भी नहीं, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन पे दिमाग ना लगा के हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक, कि हमारा जो टाइम लॉस है वो कम से कम हो, ठीक है। इसके बाद 13 वाला क्या हो जाएगा, व्हाट इज defined as the ratio of the induced voltage to the rate of change of current causing it, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि डिफाइन करना है किसको, रेशियो को, किसके रेशियो को, इंड्यूस्ड वोल्टेज, ठीक, इंड्यूस्ड वोल्टेज टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट, यानी कि इंड्यूस्ड वोल्टेज अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट, डी आई अपॉन डी टी, ये बोला है, ठीक। तो बहुत लोग क्या किए होंगे कि सीधे V बाई आई किए होंगे ना, V बाई आई, ये किसका मात्रक है, ये किसका है, रेजिस्टेंस का, इसका मात्रक क्या हो जाता है, ओम। तो ओम किस में दिख रहा है, रिएक्टेंस में दिख रहा है बस। तो ज़्यादातर लोग क्या किए होंगे कि रिएक्टेंस मार के यही सोच के आ गए होंगे, लेकिन यहाँ क्या बोला है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट, ठीक। तो डी आई अपॉन डी टी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर L, यही होता है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, इंडक्टेंस, ठीक है। इसका कौन सा हो जाएगा, इंडक्टेंस हो जाएगा, V अपॉन डी आई बाई डी टी का, ठीक। इसके बाद हमारा क्या है, 14 वाला क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द एडवांटेज ऑफ पॉलीफेज सिस्टम विथ 3 फेज, ठीक है। हमको क्या करना है कि एडवांटेज बताना है, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा कि पावर इन द थ्री फेज इज कांस्टेंट फ्रॉम एवरी इंस्टेंट टू द लाइन, ये तो सही है, ठीक है। हमारा थ्री फेज में पावर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा हर जगह, ठीक। फिर रिक्वायर लेस कंडक्टर मटेरियल, थ्री फेज में हमारा बहुत कम कंडक्टर मटेरियल यूज होगा, ठीक है। फिर उसके बाद इट प्रोड्यूस मोर आउटपुट, ये भी सही है। कैन बी स्टार्टेड इजिली, हम लोग थ्री फेज को सिंगल फेज की अपेक्षा क्या बहुत आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं ना, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, ए बी सी एंड डी चारों हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगला पे आते हैं, ये क्या दिया है कि केबल सिस्टम का नीचे एक फिगर दिया है और करेक्ट हमको क्या बताना है, स्टेटमेंट बताना है। तो इसका आयोग ने क्या दिया था कि इट मेक द वायर स्मॉलर देन डीसी केबल, ठीक है। इसका वैसे भी तो पता नहीं था उस समय, लेकिन ये क्या होगा कि इसका ये पहला हो जाएगा, ठीक है। इट मेक द वायर स्मॉलर देन अ डीसी केबल, ठीक। अगला पे आते हैं, अगला क्या बोला है कि फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। या क्या बोल रहा है कि ब्लॉक रेट टैरिफ, ठीक। ब्लॉक रेट टैरिफ किसके लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग किसके लिए यूज करेंगे ब्लॉक रेट, हम लोग इसमें क्या करते हैं कि अलग अलग कस्टमर को अलग अलग ब्लॉक के हिसाब से हम लोग इसमें टैरिफ देते हैं, ठीक। तो ये किसके लिए है, डोमेस्टिक के लिए, ये किसके लिए हो जाएगा, डोमेस्टिक यूज के लिए हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्या बोल रहा है, कंसीडर अ 390 वोल्ट 50 हर्ट्ज, दिस इंडक्टिव सर्किट हैज अ करंट कितना दिया है, 13 एम्पियर, ठीक है। कितना लीडिंग लैगिंग दे दिया है, 30 डिग्री लैगिंग दे दिया है, ठीक। फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी कि हमको क्या फाइंड करना है, एक्सेल फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या दिया है कि वोल्टेज कितना दे दिया है 390, करंट कितना दिया है, ठीक है। जेड निकल जाएगा 390/13 ना, ठीक। कितना हो गया, जेड कितना आ गया 30 आ गया, ठीक है। एंगल दिया हुआ है ना, एंगल कितना दिया है 30 डिग्री ना। या तो हम लोग cos फाई लगा के सॉल्व कर सकते हैं ना, या तो हम लोग डायरेक्ट हम लोग साइन फाई लगा दें, ठीक। तो अगर साइन 30 लगाएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, x अपॉन जेड, कॉस 30 कितना होता है 1/2 इंटू 30 आएगा इंटू एक्स, तो x बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो गया 15 ओम, ठीक। तो इसका कितना आ गया 15 ओम, ठीक है। अब देखो जो बच्चे ध्यान नहीं देंगे वो पहला ऑप्शन देखो 30 दिया है, पहला ऑप्शन 30 दिया है जो कि जेड का है ना। हम लोग डायरेक्ट यहाँ लगाएंगे 30 आया, लगा के आगे बढ़ गए, घर आके देखे अरे ये तो हमको एक्स निकालना था, जबकि यहाँ पे क्या आया था हमारा जेड आया था, ठीक है। यहाँ पे हमको एक्स की वैल्यू 15 आ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा टाइप है या फिर कौन सा केबल है, इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल, इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल विच कंसिस्ट ऑफ इनर कंडक्टर एंड इज सराउंडेड बाई अ concentric conducting शील्ड विथ द टू सेपरेट बाई डाइलेक्ट्रिक, ठीक। कि क्या है कि डाइलेक्ट्रिक से क्या हो सेपरेट हो, ठीक। तो इसका क्या हमारा आया था कोएक्सियल केबल, ठीक।
ये कोएक्सियल केबल ऐसा है, ठीक। और जनरली हम लोग अपने जो टेक्निकल में पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा कोएक्सियल पढ़ते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से भी अगर हमको तुक्का भी लगाना होता, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोएक्सियल केबल, ठीक। अब आगे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है कि ये बोला है कि वर्टिकल पोजीशन, द वर्टिकल पोजीशन ऑन विच द कॉइल इज वाउंड इन द ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड, ठीक। तो वर्टिकल पोजीशन में जिस पे हम लोग वाइंडिंग करते हैं इसको क्या कहते हैं, ये वाले पोर्शन को हम लोग, ये वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, लिंक, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी रेजिस्टेंस, रेंज कितना दिया है, 1 ओम से 0.1 मेगा ओम दिया है ना। तो ये किस रेंज में आ जाएगा, मीडियम में आ जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, मीडियम में। हमारे पास 3 रेंज होती है, एक होती है स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, ठीक। स्मॉल कितना से कितना, 1 ओम से कम पे, ठीक। और मीडियम कितना, 1 से 0.1 मेगा ओम, और 0.1 मेगा ओम या फिर 1 मेगा ओम से एबव, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, ठीक। तो ये 1 से 0.1 कितना हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ था, ठीक। इसमें ये बताना था कि जिस पे पॉइंट किया हुआ है वो उस पॉइंट वाले का नाम क्या है, ठीक। ये 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, ये मीटर दिया है, ठीक। यहाँ पे दिया हुआ था ये पॉइंट, तो ये पॉइंट तो हमको डायरेक्टली दिख तो नहीं रहा था पेपर में भी, ठीक है। तो लेकिन इसके पीछे क्या था, जो यहाँ पे ये हमको दिख रहा है ना, ठीक। तो पहले के मीटर में जो नीचे पीछे की साइड होता था वो ग्रीन कलर का ऐसे, ठीक है, ग्रीन कलर का ये रहता था, ठीक। तो ये क्या था हमारे पास, रजिस्टर, ठीक। ये क्या है, रजिस्टर है। ये हाई वाट का रजिस्टर होता है, ठीक, कि जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और वाटेज क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। इसके बाद 22 क्या कह रहा है कि एक ग्राफ दिया हुआ है हमारे पास, वी कर्व है, ठीक है, वी कर्व है। तो क्या बोला, द नो लोड, फुल लोड एंड हाफ लोड कर्व आर मेंटेन इन द ग्राफ। तो यार क्या किया है कि फुल लोड, हाफ लोड, नो लोड का हम लोग क्या दिया गया है, वी, ठीक है, वी कर्व दे दिया गया है। व्हाट विल हैपन व्हेन द लाइन सिंक्रोनस मोटर इज ऑपरेटेड एट द लोएस्ट कर्व, ठीक। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि व्हाट विल हैपन व्हेन द सिंक्रोनस मोटर इज ऑपरेटेड एट द लोएस्ट कर्व, ठीक। जब हमारा लोएस्ट कर्व पे आएगा, ठीक है, लोएस्ट कर्व पे आएगा ये, ठीक, तब उस समय क्या होगा सिंक्रोनस मोटर में, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला है कि द मोटर विल ओनली टेक लैगिंग करंट। ऐसा तो नहीं है, हमारा यहाँ पे देखो ये भी लोएस्ट है, ये भी लोएस्ट है, ठीक। तो इधर हमारा लीडिंग भी आ सकता है और हमारा इधर लैगिंग भी आ सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ लैगिंग आएगा ऐसा तो नहीं कर सकते, ठीक। दूसरा क्या कर रहा है कि ओनली टेक अ लीडिंग करंट, ठीक, तो ओनली लीडिंग भी नहीं आएगा। फिर तो तीसरा क्या कर रहा है कि नो करंट, कि कोई भी करंट नहीं होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे हमारा सबसे लोएस्ट करंट है ना बेस पे, ठीक। तो क्या हो जाएगा कि इट कैन लीडिंग एंड लैगिंग करंट बाय ओवर और अंडर एक्साइटेशन, ठीक। ये जिस भी जहाँ पे भी हम लोग का होगा, ठीक है, वहाँ से हम लोग उसको डिफाइन कर लेंगे। अगर ये देखो
अंडर में होगा, ठीक है, तो किस में चल जाएगा, लीडिंग में, ठीक। अगर हम लोग ओवर में लेंगे तो किस में चल जाएगा, लैगिंग में। तो सबसे लोवेस्ट पे जहां पे भी जाएगा, चाहे इधर का लो चाहे इधर का लो, हम लोग तो किधर का भी ले सकते हैं, तो लीडिंग या फिर लैगिंग दोनों का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। अब अगला पे आओ, क्या बोल रहा है कि द मैक्सिमम गेट पावर डिसिपिएशन क्या दिया है, एट ए ड्यूटी साइकिल ऑफ 75%, ठीक, इज गिवन एज 15 किलोवाट। क्या दिया है, 75%, 15 किलोवाट का। क्या बोला है कि एवरेज पावर गेट डिसिपिएशन, ठीक। हमको क्या ज्ञात करना है कि एवरेज पावर ज्ञात करना है। अब देखो एवरेज पावर क्या होता है कि जितना साइकिल हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं ना, या फिर एवरेज पावर क्या हो जाएगा कि सबका सम अपॉन जितना टाइम पीरियड है। तो वो कितने के लिए कर रहा है, 75% के लिए। 75% में कितना दे रहा है, 15 किलोवाट। तो 15 किलोवाट का 75% निकालो आप। 15 किलोवाट का 75% देखो कितना आता है, कितना आया, हम्म, 11.25 कितना आ गया, ठीक। हमको एवरेज मिल गया कि पूरे साइकिल में जितना हमको कर रहा है उसका परसेंटेज निकाल दो। तो 15% का 75% जब निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 11.25 किलोवाट हो जाएगा, ठीक है। ट्वेंटी 24 क्या बोल रहा है कि हमको रेंज बताना है, करेक्ट रेंज ऑफ लेंथ फॉर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, ठीक। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की रेंज बताना है, ठीक। तो हमारे पास जो चार्ट होता है हम लोग कितना कितना करते हैं, 0 से 80 किलोमीटर तक स्मॉल होता है, ठीक। 80 से 300 मीडियम और 300 से एबव लॉन्ग होता है, ठीक। तो हमको इसके आसपास भी देख सकते हैं ना, तो आसपास में क्या दिख रहा है कि 60 से 150 किलोमीटर, ठीक। ये हमको अपने अनुभव के आधार पे पेपर को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। क्योंकि 10 से 30 किलोमीटर ये तो होगा नहीं, 30 से 60 ये भी नहीं, और 150 से 200 किलोमीटर, 150 बहुत ज़्यादा चल जाएगा ना, ठीक। तो हम लोग 60 से 150 राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। ठीक है, दिख रहा है ना। 25वां वाला क्या बोल रहा है अब कि हमको क्या बताना है, यूनिट बताना है किसका, हेनरी। हेनरी एज देयर एसआई यूनिट। हेनरी किसका यूनिट है, किसका हो जाएगा, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए ना, किसका हो जाएगा, इंडक्टेंस, ठीक। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो लोग और जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो इसी सब छोटे छोटे क्वेश्चन को ही क्या कर देते हैं, गलत करके आ जाते हैं, ठीक। बड़े बड़े तो अपना लग जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे क्या होते हैं, बहुत ही कंफ्यूजन करते हैं क्रिएट। और ठीक है, अगले पे आते हैं। 26वां क्या बोल रहा है कि डिसएडवांटेज हमको पता करना है किसका, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर का
हमको डिसएडवांटेज बताना है, बताइए। क्या क्या हो जाएगा कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दे दिया है कि इंडक्शन टाइप है ना, तो इंडक्शन टाइप है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एसी पे काम करेगा ना, इसकी जो स्केल होगी नॉन यूनिफॉर्म होगी ना, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि दे हैव नॉन लीनियर स्केल, ये तो सही बात है, होता है, लेकिन ये तो हमारे लिए डिसएडवांटेज है ना। हम क्या चाहते हैं कि जो भी रेंज हो वो सब में यूनिफॉर्म हो, नॉन लीनियर ना हो, लीनियर हो, ठीक। तो ये क्या है हमारे पास, ये डिसएडवांटेज है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है कि देयर इज नो मूविंग आयरन, ठीक, कि इसमें क्या है कि मूविंग आयरन नहीं होते हैं, ठीक है, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। और फिर दूसरी चीज है कि मूविंग आयरन ना होने की वजह से यहाँ लॉसेस कम होंगे, ठीक, तो इसको इसका एडवांटेज हो गया। फिर तीसरा क्या बोल रहा है, इट कैन ओनली मेजर एसी क्वांटिटीज, ये क्या कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ किस पे, एसी पे ये क्या कर रहा है कि ये एसी नाप रहा है। तो हम तो नहीं चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एसी नापे, ये एसी के साथ साथ हम चाहते हैं कि ऐसा मीटर हमारे पास हो एसी के साथ साथ डीसी भी नापे, ठीक, तो ये भी डिसएडवांटेज है, ठीक है। फिर अगला क्या है कि दे कैन कंज्यूम अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पावर ना, कि ये कुछ पावर को क्या कर रहा है, स्टोर कर ले रहा है। लेकिन हम ऐसा भी नहीं चाहते हैं कि कोई मीटर पावर को क्या कर ले, स्टोर कर ले। अगर ये भी पावर को स्टोर करने लगेगा तो हमारे मीटर में इस पावर का भी बिजली का बिल आएगा, ऐसा तो नहीं चाह रहे। तो कौन कौन सा डिसएडवांटेज हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा, ठीक है। समझ में आई ये वाला क्वेश्चन, हमको क्या करना था कि डिसएडवांटेज बताना है, ठीक, मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगला क्या है कि एक ट्रांसफार्मर है, इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर रेक्टेंगुलर फ्रेम, ठीक, लेमिनेशंस आर फॉर्म्ड टू बिल्ड अ contour of the transformer which are cut in L shape। क्या बोला है कि हम इसको किस में शेप किए हैं, L shape strip to avoid high reluctance at joint, determine the type of transformer maintains here, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि जब हम लोग L टाइप में क्या किए, हम लोग L टाइप का ट्रांसफार्मर बनाए हैं, ठीक, L शेप में, तो कौन सा ट्रांसफार्मर हमारा बनेगा, ठीक है। तो L टाइप में ये भी L हो गया ना, तो हमको क्या दिख रहा है कि हम लोग यहाँ भी बाइंडिंग कर सकते हैं और यहाँ भी, ठीक, तो ये कौन सा हो जाएगा, कोर टाइप, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है। अगला पे आते हैं, ठीक। अब इसमें क्या बोल रहा है कि खाली जगह है, ब्रेकिंग इज नॉट पॉसिबल इन अ सीरीज मोटर, ठीक है। सीरीज मोटर में ब्रेकिंग, कौन सी ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं होगी, ठीक। तो देखो रिवर्स, तो हम लोग सीरीज में रिवर्स कर सकते हैं ब्रेकिंग, कि उसके जो टर्मिनल वोल्टेज है, जो अंदर का फील्ड वाइंडिंग हो या फिर एक्सिलरी या फिर रनिंग वाइंडिंग हो, उसको चेंज करके हम लोग इसको रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला है, प्लगिंग, प्लगिंग में हम लोग कनेक्शन चेंज कर देते हैं, ये भी हम लोग सीरीज में कर सकते हैं। फिर डायनेमिक, डायनेमिक भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक। लेकिन रीजनरेटिव में क्या होता है कि रीजनरेटिव में वो जो रोटर होता है हमारा, वो मोर देन सिंक्रोनस स्पीड से ऊपर चल जाता है, जिससे वो वोल्टेज देने लगता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर सीरीज है तो हम लोग जब लाइन कट करेंगे तो सीरीज फील्ड भी कट हो जाएगी, तो वहाँ ये पॉसिबल हो पाएगा,
तो सीरीज में सिर्फ और सिर्फ रीजनरेटिव ब्रेकिंग हमारा पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। सीरीज में हमारा रीजनरेटिव ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक। फिर इसके बाद अगला क्या बोल रहा है, इसको पढ़ो। क्या हो जाएगा, Which of the following statement is correct regarding the result if the current increase to the maximum value in the relay? ठीक है, हमको क्या करना है कि रिगार्डिंग रिजल्ट इफ द करेंट इंक्रीज टू द मैक्सिमम वैल्यू इन अ रिले, यानी कि रिले में हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू तक अगर करेंट को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पहला क्या बोल रहा है कि हैवी करेंट फ्लो इन द कॉइल, बात तो सही है। अगर हम लोग किसी भी रिले में मैक्सिमम करंट लेके जाएंगे तो हैवी करंट फ्लो होगी, ठीक। फिर दूसरा क्या बोला है, क्लोज द ट्रिप कॉइल ऑफ द ब्रेकर, ये भी बात सही है कि हमारा क्या करेगा, जैसे ही अगर हमारा हाई करंट फ्लो करेगा, ठीक, जैसे क्या होता है कि हाई करंट फ्लो होती है तो जो हमारी जो ट्रिप कॉइल है वो क्या हो जाती है, क्लोज हो जाएगी, ठीक। ट्रिप कॉइल क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगा, ठीक, ये भी सही है। फिर आइसोलेट द फॉल्टी सेक्शन फ्रॉम द रेस्ट, ठीक। हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे भी हमारा फॉल्ट हो रहा है या फिर जहाँ पे भी हाई करंट है उसको क्या कर लेंगे, आइसोलेट कर देंगे, ठीक। तो ये ऐसे क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ठीक। तो ए बी और सी तीनों हो गया, ठीक है। अगले पे आते हैं, यहाँ क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, ठीक, तो कौन कौन से फैक्टर हमारा करेंगे इसमें बताओ। देखो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड, जियोमेट्री, सरफेस कंडीशन और टेम्परेचर, ये तीनों हमारे इन्फ्लुएंस करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, ठीक। इसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3 तीनों, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला पे आते हैं, 31 क्या बोल रहा है कि मैच करना है हमारे पास 4 डिवाइसेस है और फिर उसके बाद किसी ट्रांसफार्मर के 4 पार्ट है ना, और क्या दिया है, फंक्शन दिया हुआ है कि उसके काम क्या क्या है। तो यहाँ पे कंजर्वेटर है, ब्रीथर है, रेडिएटर है, बुशिंग है, ठीक। तो कंजर्वेटर क्या करता है, ऑयल को हमको क्या करता है, ये इकट्ठा करता है कंजर्वेटर में, ऑयल उसके अंदर रहता है, ठीक। ब्रीथर क्या करेगा, क्या करेगा, ऑयल को कूल करेगा। और रेडिएटर क्या करेगा फिर बताओ, अब बुशिंग, जब भी देखो अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो पहला तो क्लियर है कि पहले का क्या होगा, सी होगा। तो पहले का सी किसमें किसमें है, यहाँ पे, यहाँ पर है, ठीक। ये तो कैंसिल, ठीक ठीक। और फिर चौथा क्या बोल रहा है, हमको थोड़ा थोड़ा इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है ना, ब्रीथर रेडिएटर में। चौथा क्या कर रहा है, बुशिंग। बुशिंग किसके लिए है, हम लोग क्यों लगाते हैं, इंसुलेशन के लिए, ठीक। इंसुलेशन डिवाइस है, यानी कि चौथा का ए हो गया क्लियर, हमारा 2 पे ही ऑप्शन मिल गया, ठीक। तो यहाँ पे ब्रीथर क्या करेगा, अब ये करेगा रेगुलेट द टेम्परेचर, ठीक। और बुशिंग क्या, इसके बाद रेडिएटर क्या करेगा, कूल द ऑयल, ठीक। रेडिएटर क्या करता है, ऑयल को कूल करेगा, जबकि ब्रीथर क्या काम कर रहा है कि रेगुलेट द टेम्परेचर, ठीक है।
और ब्रीथर में जो जेल लगा रहता है वो कौन सा होता है? सिलिका जेल। ठीक, सिलिका जेल में कौन कौन से कलर हैं? जब वो फ्रेश होता है तब कौन सा कलर हो जाएगा? ब्लू रहता है। ठीक, और जब वो वेट हो जाएगा तो मीन्स जब वो नमी पा जाएगा पिंक हो जाएगा। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन उठते हैं। ठीक, अब 32 का बताओ। हमको क्या करना है? आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर यूनिक टू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। हमको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की यूनिक प्रॉपर्टी को बताना है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक ऑर्डरिंग टेम्परेचर। ठीक, ये हमारा यूनिक होता है, बाकी ये सिचुएशन ये तो सब में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला और दूसरा इसका हो जाएगा। ठीक है, 33 क्या कर रहा है? Which of the following option from the basis of production of electrical power using DC generator? किसका होगा? कौन सा रूल यूज करता है डीसी जनरेटर के लिए? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अगला क्या है? यहां पे एक ब्रिज दे दिया है। हमारे पास कुल मिला के लगभग 7 से 8 ब्रिज है ना, और सारे 7 से 8 ब्रिज को क्या करना है? एकदम मेमोराइज कर जाना है। ठीक, कि कौन सा ब्रिज कौन सा होता है। ठीक है, तो पहला क्या बोल रहा है कि 34 का, कि 34 में ये दे दिया हमारे पास एक फिगर, और ये क्या कर रहा है कि इसको हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। तो ये कौन सा ब्रिज हो जाएगा? ये हो जाएगा ओवेंस ब्रिज। ठीक, डी साउटी ब्रिज क्या नापेगा? एंडरसन ब्रिज क्या नापेगा? और हेज ब्रिज। तो ये सब ब्रिज भी हमको रेडी करना है कि ये क्या नापेंगे, ये क्या नापेंगे, इन लोग का फिगर कैसा होगा। ठीक है, फिर अगले पे आते हैं हम लोग। 35 क्या बोला है? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज if a charge of 240 coulomb is delivered to a 200 voltage source, ठीक है, in 1 minute with a resistance of 10 ohm। ठीक है, हमको क्या करना है कि वोल्टेज को पाना है, ज्ञात करना है। कब? जब हमारे पास 240 कूलम चार्ज है। ठीक है, 1 मिनट के लिए प्रोवाइड की जा रही है। तो हम यहाँ से पहले करंट निकाल सकते हैं। ठीक, निकालो। क्या हो जाएगा कि I बराबर क्या होता है? Q बाई T। Q कितना दिया है? 240। ठीक है, T कितना है? 60। 4 एम्पियर आ गया। ठीक है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस कितना हुआ है? 10। वोल्टेज कितना दिया है? ठीक है, तो वोल्टेज निकालेंगे तो I इंटू आर। आर कितना, I कितना दिया है? 4। R कितना है? 10। तो वोल्टेज कितना हो गया? 40 वोल्ट। तो यहाँ से ये वोल्टेज क्या आ गया? 40 वोल्ट। और पहले से हमारे पास कितना है? 200। ठीक, तो 40 और 200 कितना हो जाएगा? 240 वोल्ट। ठीक है, क्लियर है? ठीक, तो ये देखो, जितना भी हम लोग पढ़ लें, जितना भी हम लोग प्रैक्टिस कर लें, पेपर हमारा क्या है कि ऐसे पैटर्न पे दे देगा कभी कभी कि जो हमारे किस पे, सिर्फ अनुभव पे जो हमारे काम करेगा। ठीक है, अब अगला क्या बोल रहा है कि टैंक सर्किट हैज अ कनेक्शन। ठीक, टैंक सर्किट, सबसे पहले तो टैंक सर्किट हमको पता करना होगा क्या होता है। ठीक, तो जब हम लोग रेजोनेंस पढ़ते हैं
ना। रेजोनेंस की कंडीशन में हमारे पास बहुत सारे कंडीशन आते हैं पैरेलल वाले में ना। तो उसमें से एक हमारे पास आता है टैंक सर्किट, जो क्या होता है कि पैरेलल में प्योर फॉर्म में इंडक्टर और कैपेसिटर जब लगे होते हैं तो इसी सर्किट को क्या कहते हैं, टैंक सर्किट। प्योर फॉर्म में कैपेसिटर और इंडक्टर किसमें होंगे, पैरेलल में होंगे। ठीक, तो यही क्या पूछा है कि टैंक सर्किट हैज अ कनेक्शन, तो कौन सा कनेक्शन हो जाएगा, पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर दिया है, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, इंडक्टर, तो पैरेलल इंडक्टर। ठीक है, समझ में आया कि टैंक सर्किट क्या होती है। ठीक, तो टैंक सर्किट क्या है कि पैरेलल में इंडक्टर और कैपेसिटर का कनेक्शन, ठीक है, वो भी प्योर फॉर्म में, इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आएगा। ठीक है, अब अगला पे आते हैं। यहाँ क्या बोला है, द मोटर यूज्ड इन एलिवेटर वर्क। ठीक, तो एलिवेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो ये एलिवेटर वर्क जो मोटर यूज करेंगे एलिवेटर के लिए किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, फराडे पे नहीं करेगा, लॉरेंज फोर्स पे करेगा। किस पे करेगा, लॉरेंज फोर्स पे। ठीक, एलिवेटर है, वहां पे हमको क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, सडन चेंजिंग। ठीक है, तो वो किसके लिए हो जाएगा, लॉरेंज फोर्स इक्वेशन। ठीक है, अगला पे आते हैं, व्हाट हैपन व्हेन द कलर रेंडरिंग इंडेक्स इज लेस, तो क्या हो जाएगा, ये भी देखिए क्या है कि हमारे जनरल लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, कि कलर रेंडरिंग इंडेक्स अगर हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमको कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, कलर्स अपीयर अननेचुरल व्हेन इल्यूमिनेटेड। ठीक, जब ये इल्यूमिनेट होगा तो हमको कैसा दिखेगा, अननेचुरल दिखेगा। कब, जब हमारा CRI कम रहेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमको हमेशा याद करके ही जाना है कि ये कभी भी कहीं पे भी आ सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, Which of the following depict the advantage of using a 3-phase unit transformer over 3 single phase transformer। ठीक है, तो हमको क्या बताना है कि 3-phase यूनिट ट्रांसफार्मर ओवर 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, हमको एडवांटेज बताना है। ठीक है, कि तब क्या होगा, अगर हम लोग 3-phase यूनिट ट्रांसफार्मर, ठीक, क्या रहेंगे किस पे, 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, अलग अलग सिंगल फेज लगा दो या फिर तीनों को उठा के एक ही जगह पे बैठा दो। अगर तीनों को हम लोग एक ही जगह पे बैठा देंगे तो क्या होगा, लाइटर होगा, हल्का बनेगा। तीनों की अपेक्षा क्या होगा, ये पहला वाला जो सिंगल बनेगा वो हल्का बनेगा, स्मॉलर बनेगा ना, क्योंकि वहां पे क्या हो जाएगा, सिंगल फेज में हम लोग 2-2 वाइंडिंग करेंगे ना, तो एरिया ज्यादा लेगा ना। लेकिन 3 फेज में हम लोग सिर्फ 3 ही फेज करेंगे, तो एक एक का तो एरिया बच गया ना। और जब इसका में एक एक का बच गया तो मटेरियल कम लगा, इसका मतलब क्या है कि ये सस्ता भी हो जाएगा। तो क्या हो गया, लाइटर, स्मॉलर एंड चीपर। ठीक है, अगला क्या है, इसमें हमको ट्रू बताना है। ठीक है, इसमें हमको क्या बताना है, ट्रू बताना है। किसमें किसमें, 2 पार्ट टैरिफ और मैक्सिमम डिमांड टैरिफ। ठीक, 2 पार्ट टैरिफ एंड मैक्सिमम डिमांड टैरिफ। ठीक, इसमें हमको ट्रू बताना है। इसमें क्या है, पहला क्या है, नो मीटर इज रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम डिमांड टैरिफ, ऐसा तो नहीं होगा, हमको मीटर की रिक्वायरमेंट तो होगी। ठीक, अगला क्या है, मैक्सिमम डिमांड टैरिफ इज चार्ज एज द परसेंटेज ऑफ 2 पार्ट टैरिफ, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अ सिंगल मीटर यूज फॉर बोथ
अब ये जब हमारे पास अलग अलग मीटर है, 2 पार्ट है और 3 पार्ट है, तो सिंगल मीटर तो यूज होगा नहीं, दोनों के लिए अलग अलग मीटर यूज होगा। ठीक, तो चौथा क्या बोल रहा है कि सेपरेट मीटर आर यूज फॉर बोथ ऑफ देम। ठीक, कि दोनों में क्या हो जाएगा, अलग अलग हम लोग मीटर यूज करेंगे, क्योंकि दोनों मीटर कौन अलग अलग है, तो दोनों के लिए हम लोग अलग अलग मैकेनिज्म यूज करेंगे। ठीक, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है कि फॉर अ रेजोनेंस सर्किट, ठीक, इज आल्सो कॉल्ड एन एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। तो ये किसके लिए हो जाएगा, क्वालिटी फैक्टर के लिए। किसके लिए हो जाएगा, क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, अब 42 क्या कह रहा है, ये क्या बोल रहा है, वाउंड रोटर आर कॉमनली यूज्ड इन फॉर प्रोवाइडिंग हाई स्टार्टिंग टार्क। हाई स्टार्टिंग टार्क के लिए कौन सा हो जाएगा। अब देखो हमको इसमें से हाई स्टार्टिंग टार्क ना, हाई स्टार्टिंग टार्क तो हमारे पास सीरीज भी होता है ना, लेकिन हमको क्या करना है कि इन चारों ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसको चूज करना है। ठीक, तो सिंक्रोनस मोटर, इसकी तो स्टार्टिंग टॉर्क होती ही नहीं है, इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले किसी दूसरे मशीन के सहायता से घुमाते हैं। ठीक, फिर स्टेपर मोटर, हम लोग इसमें क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो ये भी नहीं हो जाएगा। अब सिंगल फेज से ज़्यादा पावरफुल हमारा क्या है, 3 फेज है, तो हम लोग किस पे जाएंगे, 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर पे जाएंगे। ठीक, अगला आ जाते हैं। अब ये 43 क्या बोल रहा है, सिर्फ हमको क्या करना है कि इसके लैंग्वेज को पकड़ना है, इसकी लैंग्वेज को पकड़ना है। ठीक, इसमें क्या कह रहा है कि इन द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन द शंट एडमिटेंस इज प्लेस्ड इन द मिडिल एंड द सीरीज इम्पीडेंस इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। ठीक, 2 इक्वल पार्ट विच आर प्लेस्ड ऑन आइदर साइड ऑफ द शंट एडमिटेंस, जो कि दोनों साइड में किसी भी साइड है। ठीक है, फ्रॉम द गिवन कॉन्टेक्ट एनालाइजर द रिप्रेजेंट ऑफ द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि शंट एडमिटेंस है, ठीक है, मिडिल में, शंट एडमिटेंस क्या है, मिडिल में है एक। ठीक है, तो शंट लगा दिए। ठीक है, डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट ना, 2 पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट में क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया गया है। ठीक, विच आर प्लेस ऑन आइदर साइड। ठीक है, जो कि कहाँ किया है, किसी भी साइड में, इस शंट के या तो इस साइड या तो इस साइड हम क्या कर दिए हैं, इसको प्लेस कर दिए हैं। ठीक है, तो जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या हमको दिखा, किस टाइप का दिख रहा है हमको, टी दिख रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे, एक देखो क्या क्या है कि नॉमिनल है, एक क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक, हम लोग ज़्यादातर अपने यूज में कौन सा लेते हैं, नॉमिनल टी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, नॉमिनल टी। ठीक है, समझ में आई ये क्वेश्चन, क्या कर रहा था, जैसा कर रहा है वैसा बना दिए। ठीक, तो हमको क्या शेप दिखा, टी शेप दिखा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉमिनल टी शेप। ठीक है, अब इसके बाद इसको सॉल्व करिए 44। डिटरमाइन द करेंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर नियर द 60 ओम। ठीक है, यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। अब क्या कर रहा है कि सुपरपोजिशन थ्योरम से करेंट को बताना है किधर, जो 60 ओम के पास वाला है। ठीक, 2 सबके पास है, लेकिन जो 60 ओम के पास का है इसको हमको बताना है, किससे बोला है, सुपरपोजिशन थ्योरम से। अब पेपर में इसको लगाने बैठे तो लग चुका फिर ना, अगर सुपरपोजिशन लगाओगे तब तो लग चुका। तो हमको जिससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जिससे जल्दी लगेगा, हम वो यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको यूज सॉल्व करो, क्या आ रहा है,
हाँ 30 एम्पियर। और कितना आया? अगर हम इस वोल्टेज को V मान लो तो, और हर तरफ करंट जाने वाली है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? V माइनस 40/2 प्लस V/2 प्लस V माइनस 60/2 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? V नीचे तो सब 2 है ना, क्या हो जाएगा? V कितना हो जाएगा? 3V माइनस 100 इक्वल टू 0। तो 3V इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100। V इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100/3। ठीक है, अब हमको V की वैल्यू मिल गई। इसके करंट हमको पता करना है 30.33। देखते इसमें क्या हो गया? 100/3 माइनस 60, ठीक है, कितना हो जाएगा? काट देंगे, कितने में आएगा? कितना आया? हम्म 60 माइनस 33 करो, कितना आएगा? ठीक है, ये आएगा। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? कितना आया इसका? अब देखो ये माइनस में साइन आएगा ना, तो 60 33 कर दो, ठीक है, कितना आ गया? ये 7 और ये 27। 27 का आधा कितना हो जाएगा? 12। तो लगभग 27, लगभग 13.5, कितना आ गया? 13.33 मिली एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्शन तो पूछा नहीं है ना कि कौन सा डायरेक्शन होगा, ठीक, तो हम लोग नोडल लगा के भी हम लोग का तुरंत आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया? 13.33 एम्पियर। ठीक है, लग जाएगा। अब अगले पे आते हैं। अब 45 को लगाओ। 45 क्या कर रहा है? क्या बोल रहा है? इफ 100 मीटर स्क्वायर एरिया इन टू बी इल्यूमिनेटेड एट 600 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द नंबर ऑफ लैम्प रिक्वायर्ड। ठीक है, हमको क्या करना है कि नंबर ऑफ लैम्प कितनी रिक्वायरमेंट है हमको वो पता करना है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल क्या हम लोग होमवर्क कर दें। ठीक है, ये हम लोग लगाएंगे, कल लगा लेंगे। ठीक, इसके बाद अगले पे आते हैं। अगला क्या है? डीओटी टैरिफ किसको कहते हैं? डीओटी रेट किसको कहेंगे? अब यहाँ पे देखो, हम लोग ये चीज पहले भी पढ़े हुए हैं, ठीक, कि डीओटी हो गया 2 पार्ट 3 पार्ट हॉकिंसन डिमांड। ठीक, ये सब कौन कौन से मीटर है ये सब हम लोग पढ़े हैं, लेकिन जैसे ही पेपर में दिखा, एक तो वहाँ पे हम लोग के पास टाइम कम होता है, ठीक, और उस कम टाइम में पढ़ के तुरंत टिक लगा के हमको आगे ही बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, तो डीओटी हम लोग किसको कहेंगे? जो हमारे पास 3 पार्ट टैरिफ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डीओटी टैरिफ कहेंगे। ठीक है,
अगला क्या है 47 कि हैज अ लो कोरोसिव मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी एंड हाई रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, हाई रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी किसका है, हम लोग BH कर्व बनाते हैं ना, तो ये क्या बोल रहा है कि हाई रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि हमारे पास क्या है कि हाई रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी और लो करेसिव फोर्स, ये क्या बोला, लो करेसिव मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ठीक, तो ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है। ठीक, तो एक हमारे पास है रियर अर्थ, ये तो नहीं होगा। ठीक है, फिर अगला क्या है एल्निको, ये हम लोग कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि एल्निको क्या होता है, एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेट है जो हम लोग अपने इंडस्ट्री में ये सब यूज कर रहे हैं। ठीक है, एल्निकोज हो गया। ठीक है, फिर दूसरा क्या है फेराइट, तो फेराइट क्या है कि ये फेरोमैग्नेटिक है ना, लेकिन नॉन कंडक्टिंग है ना, नॉन कंडक्टिंग है तो ये भी नहीं हो जाएगा, इसका भी ग्राफ ये नहीं होता है, इसमें रेजिडुअल नहीं आता है। ठीक, इसमें रेजिडुअल क्या होता है, बहुत ही कम होता है या फिर न के बराबर, जीरो के बराबर। ठीक, और एक क्या दिया है न्यूडियम मैग्नेट ना, न्यूडियम मैग्नेट क्या है कि ये बहुत पावरफुल मैग्नेट होता है। ठीक है, आजकल उसमें एक्सपेरिमेंट में देखते होंगे कि दो मैग्नेट को लाके जब हम लोग चपकाते हैं बहुत तेज चिंगारी निकलती है ना, तो ये क्या है कि ये सुपर मैग्नेट में चल जाता है, बहुत ही हाई इसकी मैग्नेटिज्म होती है, लेकिन इसकी कोरोसिव फोर्स भी हाई होती है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा डायरेक्टली एल्निको। ठीक है, क्या हो जाएगा एल्निको। ठीक, यहाँ क्या बोला कि हाई रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स डेंसिटी और कोरोसिव फोर्स इंटेंसिटी, यानी कि H और यहाँ क्या दे दिया है B। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब अगला क्या है 48 क्या कर रहा है कि खाली जगह इज द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप बाय आर्मेचर करंट अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लक्स अंडर द मेन पोल। तो क्या हो जाएगा, मेन पोल पे जो अपना इफेक्ट कर रहा है कौन सा हो जाएगा, फिर हम लोग हमेशा पढ़े हैं आर्मेचर रिएक्शन, कि मेन फील्ड पे जो हमारा रिएक्शन हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा 49, हमको बताना है, ट्रू बताना है किसके लिए, फॉर पिच फैक्टर Kp, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर Kd एंड वाइंडिंग फैक्टर Kw। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर के लिए, मशीन के लिए, सिंक्रोनस मशीन के लिए करना है। ठीक है, तो Kw बराबर क्या हो जाता है Kp इंटू Kd। ठीक है, दोनों का मान कितने के बराबर, लगभग 1 के बराबर रहता है। ठीक है, तो ये Kp इंटू Kd हो जाएगा। ठीक, अब अगला पे आते हैं, Which of the following statement is correct regarding the necessity of performing the electroplating process। ठीक, इसका क्या हो जाएगा 50 का, क्या हो जाएगा कि क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट हमको बताना है किसके रिगार्डिंग। ठीक, नेसेसिटी ऑफ परफॉर्मिंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस, जब हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक, तो हमको क्या क्या चीज़ चाहिए, टू क्रिएट अ थिन लेयर ऑफ मेटल ओवर अदर मेटल। ये तो बात सही है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब हम लोग करते हैं तो किसी एक मेटल पे क्या करते हैं हम लोग, दूसरा मेटल हम लोग उसके ऊपर डाल देते हैं ना, इम्पोज हो जाता है। ठीक, ये तो सही है। ठीक, दूसरा क्या है, टू गिव चीपर मेटल अ मोर लग्जरियस फिनिश। ये भी बात सही है कि अगर हम लोग किसी भी कॉपर या एल्युमिनियम के ऊपर अगर हम लोग सोने की परत चढ़ा देंगे तो उसकी फिनिशिंग और अच्छी हो जाएगी और वो महंगा दिखेगा, लग्जरियस दिखेगा। ठीक, ये भी सही बात है। ठीक है, टू मेक मेटल अ गुड इंसुलेटर, ये तो नहीं है कि गुड इंसुलेटर पे तो नहीं है कि हम लोग
जब भी हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं कि एक हमारा पास क्या है, पॉट है जिसके अंदर क्या है, लिक्विड है ना, एक हमारे पास मटेरियल है जिसके ऊपर हमको परत को चढ़ाना है, और एक हमारे पास मटेरियल है जिसके ऊपर से परत इधर जाएगा ना। तो लिक्विड में काम कर रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग चार्ज देते हैं इसको पॉजिटिव निगेटिव, तो ये कंडक्टिव होगा तभी तो ये एक्शन में आएगा, तभी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगा। ठीक, तो इंसुलेटर वाला तो कोई मैटर ही नहीं किया, अगर इंसुलेटर कर दोगे तो वो उससे कंडक्ट कर पाएगा नहीं ना। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा कि सिर्फ पहला और दूसरा, क्या हो जाएगा, सिर्फ पहला और दूसरा। ठीक है, ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अब कल हम लोग 50 से आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, थैंक यू।